Hello everyone. Today we are going to study about the history taking in psychiatric. We all are taking history in every field of medical department. ठीक है, तो जैसे कि अगर ओप्स गायनी है तो उसमें भी हमें हिस्ट्री टेकिंग करना पड़ेगा. सर्जरी वार्ड है, मेडिसिन वार्ड है, वी हैव टू टेक हिस्ट्री देयर ऑल्सो. बट व्हाट इज द स्पेशल अबाउट हिस्ट्री टेकिंग इन द साइकेट्री? सबसे जो क्रूशियल चीज़ है साइकेट्री में डायग्नोसिस करने के लिए है वो है हिस्ट्री टेकिंग. इट इज़ प्ले ए वाइटल रोल इन डायग्नोजिंग एनी डिजीज कंडीशन एंड गिविंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसऑर्डर. तो वो सब जो ये सब होता है ये हम हिस्ट्री कलेक्शन से ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि साइकेट्री में ऐसा तो है नहीं कि आप कोई टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं या थायराइड टेस्ट कराते हैं तो उससे किसी डिजीज कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं. तो हियर इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल कि हमें हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही परफेक्टली आना चाहिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट. मेंटल हेल्थ असेसमेंट के अंदर ही हमारा हिस्ट्री टेकिंग आता है, जो कि मैं अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट. इसके गोल्स क्या क्या होते हैं? तो इसके गोल्स में क्या क्या है? टू मेक ए डायग्नोसिस, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायग्नोसिस. ठीक है, तो हम गोल्स की बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट के गोल्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहला गोल है टू मेक ए डायग्नोसिस. सबसे पहले हमें डायग्नोसिस बनाना है. दैट इज द मोस्ट एंड प्रोमिनेंट गोल ऑफ द मेंटल हेल्थ असेसमेंट. सेकेंड क्या है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायग्नोसिस, कि ये हमारा ये किस कारण से हो रहा है, ये डायग्नोसिस बन सकता है या नहीं. थर्ड वन, टू एस्टेब्लिश ए थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनना जरूरी है. उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा मेंटल हेल्थ असेसमेंट नीडेड होता है. तो ये इसके गोल्स थे. डायग्नोसिस करने के लिए हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायग्नोसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं. अब थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हमें क्यों बनानी है? हमें इसलिए बनानी है जिससे कि हमें हमारे साथ जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल हो सके और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके. तो साइकेट्रिक इंटरव्यूइंग जनरल प्रिंसिपल क्या है इसके, मतलब क्या क्या देखा जाता है इसके अंदर? प्री इंटरव्यू मतलब एक इंटरव्यू को स्टार्ट करने, मतलब कह सकते हैं हम एक काउंसलिंग को स्टार्ट करने या हिस्ट्री टेकिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है. तो फर्स्ट वन इज प्री इंटरव्यू कॉन्टैक्ट एंड इंटरव्यू. ठीक है, प्री इंटरव्यू कॉन्टैक्ट का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जब हमें पेशेंट से कॉन्टैक्ट करना होता है उससे पहले का जो टाइम होता है वो होता है प्री इंटरव्यू कॉन्टैक्ट. दैट कि एक डॉक्टर है वो जानता है कि मुझे इस पेशेंट से बात करनी है, तो उससे पहले उसके कुछ अगर प्रीवियस रिकॉर्ड्स होंगे तो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखेंगे हम. अगर उसके कोई फैमिली मेम्बर्स है तो थोड़ा बहुत बातें हम उससे कर सकते हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री इंटरव्यू कॉन्टैक्ट. ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरव्यू करेंगे. अब इंटरव्यू करने से पहले सेकंड चीज है सेटिंग स्टेज फॉर फर्स्ट एनकाउंटर. सेटिंग स्टेज का मतलब है एक अच्छी सी जगह को सेट करना जहां पर हम आपस में बातचीत करने वाले हैं पेशेंट के साथ. ठीक है, सेटिंग स्टेज का यही मतलब होता है कि एक जगह को चूज करना जहां पर बैठ के हम ये सारी काउंसलिंग करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे. ठीक है, कंफर्ट एंड सेफ्टी. उस जगह पे कंफर्ट होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए. सेफ्टी हो सकता है पेशेंट बहुत एग्रेसिव हो तो हमें अपने साथ एक गार्ड वगैरह को रखना है जो हमारी सेफ्टी का ध्यान रख सके. ठीक है, तो और पेशेंट की सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है कि वो अपने आप को हार्म ना करे. ठीक है, तो इस टाइप से एक कंफर्टेबल और सेफ प्लेस होना चाहिए. दूसरा, हमें प्राइवेसी देना है. एक क्लोज कैबिन होना चाहिए कि हमारी बात सिर्फ हमारा और हमारे पेशेंट के बीच में हो, कोई दूसरा सुन ना सके. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है. उसकी इन्फॉर्मेशन अगर वो चाहता है तो ही किसी और को हम बताएंगे, जैसे कि उसके कोई फैमिली मेम्बर्स को. अदरवाइज वी विल नॉट टेल अनटिल जब तक कि वो उसको पेशेंट को हार्म ना करे या किसी अदर फैमिली मेंबर को हार्म ना करे, तब तक ये बात हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी. अगर हम किसी थर्ड पार्टी दैट मीन पेशेंट और हमारे अलावा हम उसकी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लान में, तो हमें उसके लिए अगर पेशेंट की इनसाइट ठीक है तो उससे कंसेंट लेना पड़ेगा किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने के लिए. ठीक है, सिक्स्थ वन इज इंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग. उसके साथ इंगेज होना है, उसके साथ अच्छा गुड आईपीआर मेंटेन करना है,
ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड? तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा आज आपने नाश्ते में क्या क्या खाया था, तो ही विल टेल कि मैंने आज चपाती खाया था, आज मैंने छोले की सब्जी खाया था। तो ही विल गिव माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स अबाउट दैट थिंग, ठीक है। अब क्लोज एंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने आज खाना खाया था, तो वो आंसर देगा येस और नो। तो देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क इन द साइकेट्रिक सेटिंग्स, जैसे कि एक तो ओपन एंडेड हो गया, एक क्लोज एंडिंग, दोनों का अपना अपना एक रोल होता है। तो वी विल यूज बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वन इज पर्सन सेंटर्ड एंड डिसऑर्डर बेस्ड। अब हम जो काउंसलिंग कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द हिस्ट्री, दैट शुड बी पर्सन सेंटर्ड, नॉट इररिलेवेंट। हमें सबसे पहले तो पूछना है पर्सन के बारे में, पर्सन की एज क्या है, मतलब ऑल अबाउट द पर्सन, पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिसऑर्डर बेस्ड करेंगे, मतलब उसका बीमारी के ऊपर आ जाएंगे, उसकी बीमारी क्या है। पहले हम पर्सन के बारे में जानेंगे, आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट टू द डिसऑर्डर बेस्ड, ठीक है। फिर टाइम और नंबर ऑफ सेशंस, हमें इस मतलब इस पेशेंट के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा एक सेशन के लिए, और कितने सेशंस लगेंगे। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको हमें बहुत सारे हर हफ्ते बुलाना पड़ेगा, हर हफ्ते महीने में बुलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ सेशंस हो गए। टाइम मान लो हमें हर जब भी एक सेशन होगा वो 1 घंटे का लेना ही पड़ेगा, तो दैट इज द टाइम, ठीक है। तो दीज आर द साइकेट्रिक इंटरव्यूइंग जनरल प्रिंसिपल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इफ देर इज एनी डाउट यू विल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब अप्रोच टू पेशेंट, अब हम ओवरऑल देखेंगे कि अप्रोच क्या है पेशेंट का। सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं साइकेट्री में, उसके बाद हम करते हैं एग्जामिनेशन, थर्ड हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ हम करते हैं डायग्नोसिस। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग हम पेशेंट से भी पूछेंगे। और इन्फॉर्मेंट क्या होता है? इन्फॉर्मेंट वो होता है जो पेशेंट के अलावा पेशेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो उसका कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है, उसका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेंट, हु इज गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर पेशेंट, ठीक है। पेशेंट और इन्फॉर्मेंट हिस्ट्री में हम ये देखते हैं। एग्जामिनेशन में हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो हम फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से समझते आ रहे हैं, ठीक है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, सिस्टम वाइज, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन, ठीक है, वैसे नर्वस सिस्टम, ठीक है। एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वी विल दिस इज इंपॉर्टेंट इन साइकेट्रिक सेटिंग, एमएससी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो रूल आउट डायग्नोसिस अदर कोज। तो डायग्नोसिस के अदर कोजेस क्या हैं, उनको हम रूल आउट करेंगे। मतलब एक हाइपोथायरॉयडिज्म है मान लीजिए, उसकी वजह से कई बार डिप्रेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है टू रूल आउट अदर कोजेस दैट लीड्स टू दिस डायग्नोसिस। तो हाइपोथायरॉयडिज्म डिप्रेशन को लीड कर रहा है, तो ये एक अदर कोजेस है कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेंगे। तो मे बी इट मे बी पॉसिबल कि हमारा जो डिसऑर्डर है वो भी ट्रीट हो जाए। और फिर डायग्नोसिस में क्लिनिकल डायग्नोसिस हम एक बनाएंगे ये सब करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की डिटेल में, ठीक है। तो हिस्ट्री हमारा क्या होता है? हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम देखेंगे नेम, एज, सेक्स, सेक्स मतलब कि पेशेंट मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज, टाइप ऑफ फैमिली, एड्रेस। वी विल सी अंडर द हेडिंग आइडेंटिफिकेशन डाटा। सबसे पहले पेशेंट का नाम पूछेंगे, उसके बाद एज पूछेंगे। एज का क्या रेलिवेंट है? एज इसलिए जरूरी है क्योंकि यंग एज में कुछ और होगा, मिडिल एज में कुछ और होगा, एल्डरली में कुछ और होगा। जैसे कि एल्डरली पेशेंट में डिमेंशिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, तो इसलिए एज हमारी इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। सेक्स, कुछ बीमारियां जो होती हैं, कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस जो होती हैं वो फीमेल में ज्यादा होती हैं एज कंपैरिजन टू मेल। मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज, कुछ लो क्लास फैमिलीज में ये सब होता है। रिलीजन, टाइप ऑफ फैमिली में क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, किस टाइप का फैमिली है। अगर अच्छा फैमिली है, मतलब मान लीजिए कई बार जॉइंट फैमिली में आपस में बातें शेयर करने के लिए बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, तो हम अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। बट आजकल में न्यूक्लियर फैमिली में प्रेशर्स बढ़ जाता है, वी कांट शेयर आवर थॉट्स विद एनीवन, ठीक है। तो ये सब फैमिलीज की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि किस टाइप की फैमिली है, ठीक है। एड्रेस, अब हो सकता है पेशेंट बहुत दूर से आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेशंस प्लान करने पड़ेंगे कि हम इस पेशेंट को कितने कितने दिन में सेशन के लिए बुला सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स
कमिंग अंडर आइडेंटिफिकेशन डाटा। नंबर सेकंड है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो पेशेंट खुद होगा या इंफॉर्मेंट होगा। अब इंफॉर्मेंट का भी हमें नेम पूछना है, एज पूछना है, सेक्स पूछना है, ऑक्यूपेशन पूछना है, पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है उसका, क्या वो फ्रेंड है, क्या उसके मदर फादर हैं वो, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्वेंटेंस, मतलब कितने समय से वो पेशेंट को जानता है या रहता है पेशेंट के साथ। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में दो चीज आती हैं जो कि हैं रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और एडिक्वेसी। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कितनी रिलायबल है ये इंफॉर्मेशन, क्या ये सही है या नहीं, फैक्चुअल है या नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कंसिस्टेंस, कि बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या पेशेंट नहीं। कोहेरेंट यानी लॉजिकली कनेक्टेड है या नहीं वो इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है या नहीं, मतलब कहीं पेशेंट ये ना बता रहा हो जो सिम्टम लास्ट में आता है उसको वो पहले बता रहा है। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब है ये सिम्टम हमारे पेशेंट को फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद ये सिम्टम आया, उसके बाद अभी ये सिम्टम आया। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू कि मतलब एज या मंथ पहले सिम्टम ये आया, ये सब पहले आखिर में बाद में क्या क्या सिम्टम्स आते गए उनके हिसाब से हम ये एक सीक्वेंस बनाते हैं। फोर्थ वन है क्लोजनेस विद पेशेंट, कि कितना क्लोज है पेशेंट के हमारा जो मतलब इन्फॉर्मेंट है वो कितना क्लोज है पेशेंट के, ठीक है। और हमारा है कंसर्न फॉर पेशेंट, कि वो रियली कंसर्न है या नहीं पेशेंट के लिए, या कहीं हमें वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है। एमएलसी केसेस में ऐसा हो जाता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं लोग। इंटेलेक्चुअल और ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी हमें इन्फॉर्मेंट की देखनी है, क्या वो इंटेलेक्चुअली और ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी उसकी इंटैक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर उसकी ही ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी इंटैक्ट नहीं होगी तो वो हमारे पेशेंट को क्या बता पाएगा, उसके बारे में हो सकता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हो वो, ठीक है। दूसरा हमने बात किया था एडिक्वेसी का, तो एडिक्वेसी में मतलब इंफॉर्मेशन कितनी सही है। एडिक्वेसी में क्या हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद एक डायग्नोसिस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेसी। क्या हम एक डायग्नोसिस उस इंफॉर्मेशन के बेस पे बना पा रहे हैं, एक ट्रीटमेंट प्लान उस पेशेंट के लिए बना पा रहे हैं या नहीं। दीज ऑल आर कम अंडर एडिक्वेसी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो सेकेंड हमारा क्या था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ कम्स टू द थर्ड वन, चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में क्या होता है, पेशेंट्स के ओन वर्ड में हम सब कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था। और चीफ कंप्लेंट्स में मेन हमारा ध्यान होता है कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है, कंसल्टेंट के पास आना पड़ रहा है, तो वो चीज क्या थी, कि ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग कम अंडर द चीफ कंप्लेंट्स, ठीक है। और वो हमेशा पेशेंट के ओन वर्ड में लिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स बताएंगे कि ये 2 महीने से हो रहा है, ये वाला सिम्टम मान लीजिए उसको एंजाइटी हो रही है 2 मंथ से हो रही है, तो ये सब हमें ड्यूरेशन के साथ बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेंट अलग अलग बताना है। स्पेसिफायर्स की बात करें चीफ कंप्लेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो OCDS ये एक निमोनिक है, ये याद कर लीजिए। ओ से ऑनसेट, कोर्स, ड्यूरेशन, स्ट्रेसर, इनके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे ये क्या क्या होता है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं अभी अच्छे से बताऊंगी तो समझ आएगा। ऑनसेट का मतलब होता है टाइम स्पेन टेकन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सिम्टम्स टू टाइम ऑफ डेवलपिंग फुल ब्लाउन डायग्नोजेबल कंडीशन। टाइम स्पेन कि ये सिम्टम्स कब स्टार्ट हुए थे और उसके बाद ये डायग्नोसिस में कब बदल गया एक प्रॉपर, तो ये होता है ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक है। नंबर सेकंड, ऑनसेट भी बहुत सारे टाइप का होता है। ऑनसेट जैसे कि हमारा एब्रप्ट, एब्रप्ट में क्या होगा विद इन 48 आवर्स तो डेवलप हो जाए। एक्यूट में क्या होगा मोर देन 48 आवर्स से लेस देन 2 वीक्स में डेवलप हो। सब एक्यूट में क्या होगा 2 वीक्स से 12 वीक्स में हो। इंसीडियस इन ऑनसेट, मतलब जब है ना, जब जाएंगे आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर पेशेंट की फाइल को जब आप रीड करेंगे तो कई बार जो हमारे कंसल्टेंट है वो राइट करते हैं इट इज इंसीडियस इन ऑनसेट, ठीक है। फीवर इज इंसीडियस इन ऑनसेट, मतलब मोर देन 12 वीक्स के बाद हमारा फीवर डेवलप हुआ था, दैट इज द मीनिंग इंसीडियस इन ऑनसेट, ठीक है। एक्यूट इन ऑनसेट, एब्रप्ट इन ऑनसेट, तो आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। कोर्स का मतलब क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस। इलनेस जो मतलब हमारी बीमारी जो है वो प्रोग्रेस कैसे कर रही है, कॉन्टिन्यूस में ऐसे ऐसे मतलब कॉन्टिन्यूसली वो प्रोग्रेस करती जा रही है। प्रोग्रेसिव में वो कम थी उसके बाद बढ़ती जा रही है। एक्सर्बेशन एंड रिमिशन में वो कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, ठीक है। रिमिशन मतलब कम होना, तो पर वो कभी भी नॉर्मल वैल्यू को टच नहीं करती, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं होती है। स्टेबल में क्या होता है, एक बार जितनी बीमारी होगी वो स्टेबल है, उतनी की उतनी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। एपिसोडिक में क्या होता है, वो एक बार
आती है, फिर दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से आती है। तो मतलब एपिसोड्स आ रहे हैं बीमारी के, जैसे मान लीजिए, अब एपिसोड्स हम कब बोलेंगे, मतलब मान लीजिए एक बार हमें डिप्रेशन था, वो बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो गया मोर देन 2 मंथ्स, तो मान लीजिए 2 महीने तक बिल्कुल ठीक रहा वो, उसके बाद तीसरे महीने हमें दोबारा से सिम्टम्स आने लगे, तो उस बीमारी को हम बोलेंगे एपिसोडिक बीमारी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ वन है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर में क्या होगा, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जो कि हमें प्रोन करते हैं, जो हमारा रिस्क को इंक्रीज करते हैं किसी भी बीमारी के होने को, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है, साइकेट्रिक फैमिली हिस्ट्री, तो उसको चांसेस हैं, हायर चांसेस है कि उसको भी इलनेस हो सकता है, साइकेट्रिक इलनेस हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो दीज आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल फैक्टर इन इन्फेंसी। ठीक है, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर की कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं हमारी पेशेंट की कंडीशन को, जैसे कि फिजिकल ट्रोमा है, कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है तो उससे हमारे पेशेंट का जो ऑलरेडी डिजीज कंडीशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल में लॉस ऑफ जॉब, अब किसी पेशेंट का मान लीजिए वो जॉब करते थे और उनका जॉब छूट गया है, वो अब जॉबलेस हो गए हैं, तो क्या होगा, वो उसकी जो साइकेट्रिक कंडीशन है उसको वो बढ़ा रहा है, एग्रीवेट कर रहा है उसको। ठीक है, डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, रिलेशनशिप इश्यूज, आई होप समझ में आ रहा होगा। परप्यूटेटिंग फैक्टर्स, मेंटेनिंग फैक्टर, जो कि इलनेस को हमारा मेंटेन करके चल रहा है, मतलब इलनेस तो है पेशेंट को, तो वो ऐसे फैक्टर हैं जो उसको ठीक नहीं होने दे रहे हैं, प्रोलॉन्ग द कोर्स ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, फोर्थ वन हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है। थर्ड क्या था, चीफ कंप्लेंट्स। फोर्थ क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में बात करते हैं हम, नॉट व्हेन पेशेंट वॉज लास्ट वेल, हमें इसमें लिखना है कि पेशेंट कब ठीक था, पेशेंट वॉज ऑल राइट 2 months बैक, मतलब 2 महीने पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक था, तो इस टाइप से हमें लिखना है। एन एस्टेब्लिश टाइम ऑफ ऑनसेट, ठीक, और कब ये स्टार्ट हुआ, ये हमारे सिम्टम्स वगैरह ये सब लिखना है। इंक्वायर फॉर रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हमें देखना है पेशेंट का रिस्क कितना है, वो अपने आप को हार्म कर सकता है या किसी और को हार्म कर सकता है, या कोई सुसाइडल थॉट्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में भी हमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में पढ़ना होता है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, अब ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट हिस्ट्री में ये प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर ही आता है कि कोई पेशेंट कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो वो ओरल ड्रग है या इंजेक्टेबल ड्रग है, ड्यूरेशन क्या है, और वो ओपीडी में है या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था उसके कारण पेशेंट को, अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उसका रीज़न क्या था, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कॉम्प्लायंस, वो ड्रग को रेगुलर ले रहा था, मतलब ट्रीटमेंट को रेगुलर ले रहा था। मान लीजिए ईसीटी, ईसीटी मतलब इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी, ये इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ईसीटी के अगर सेशंस हो रहे तो पेशेंट ने कितने सेशंस लिए हैं, और वो रेगुलर सेशंस ले रहा था या नहीं ले रहा था। ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव हिस्ट्री, एक तो होता है ट्रीटमेंट हिस्ट्री, एक होता है नेगेटिव हिस्ट्री। हमें पूरा हर एक चीज़ को बारीकी से इसमें रूल आउट करना होता है। रूल आउट ऑर्गेनिसिटी, क्या कोई बीमारी है, उसको फीवर है, वोमिटिंग है, हेड इंजरी हुआ है जिसकी वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, कोई सब्सटेंस यूज करने लगा है, वो साइकोटिक सिम्टम्स हैं, मूड सिम्टम्स हैं, एंजाइटी सिस्टम है, तो दीज कम अंडर नेगेटिव हिस्ट्री। ओके, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमारे पेशेंट को मजबूर कर रही है कि उसको साइकेट्रिक इलनेस हुआ, दीज ऑल आर कम अंडर द नेगेटिव हिस्ट्री। ठीक है, फिर फिफ्थ है हमारा पर्सनल मेडिकल इलनेस, सॉरी प्रेजेंट मेडिकल इलनेस। प्रेजेंट में हम देखेंगे मेडिकल या सर्जिकल इलनेस है कोई, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। कोई मेडिकेशन ले रहा है तो उसके बारे में ड्यूरेशन, डोज वगैरह सब कुछ डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ है तो वो भी बताएंगे। पास्ट हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर पास्ट हिस्ट्री में साइकेट्रिक पास्ट हिस्ट्री भी बताएंगे अगर कोई रही है तो, और मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री भी बताएंगे, तो कोई ऑपरेशन हुआ है उसका या कोई क्रोनिक डिजीज रही है पेशेंट को, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर लास्ट में हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री की। फैमिली हिस्ट्री में हम 3 जनरेशन पेडिग्री ट्री बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ सिंबल्स होते हैं साइकेट्री में जो कि स्पेसिफाइड होते हैं पेडिग्री ट्री को बनाने के लिए। ये है हमारा जो है, ये
मेल के लिए है, ये हमारा क्या है फीमेल के लिए, ये है जेंडर अनस्पेसिफाइड जो कि जेंडर हमें पता नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ये किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तब यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं? मैरिड केस में। ये कब यूज़ करते हैं? सेपरेशन या डिवोर्स केस में। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यूज़ करते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस में ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये करते हैं अडोप्टेड आउट ऑफ फैमिली, अडोप्टेड इनटू फैमिली, ठीक है। ये सिंबल जो है हमारा ये है अडोप्टेड इनटू फैमिली और ये क्या है? अडोप्टेड आउट ऑफ फैमिली, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये आप। पर्सनल हिस्ट्री की, पर्सनल हिस्ट्री में क्या आता है? प्रीनेटल हिस्ट्री, अर्ली चाइल्डहुड हिस्ट्री, मिडल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड। तो पर्सनल हिस्ट्री के अंदर प्रीनेटल हिस्ट्री, हम है ना साइकेट्री में क्या करते हैं, जब बच्चा वोम में होता है मदर के, उधर से हम हिस्ट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रीनेटल हिस्ट्री, मदर को कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई मेडिसिन तो नहीं लेती थी वो उस टाइम पे, कोई अल्कोहल या कोई सब्सटेंस यूज़ तो नहीं करती थी। तो दीज आर द प्रीनेटल हिस्ट्री। अर्ली चाइल्डहुड, बर्थ से लेकर 3 ईयर तक जो भी हमारे बच्चे का चीज़ें हैं, जैसे मोटर डेवलपमेंट वगैरह है, उसके टिथ कब आए थे, उसने वर्ड्स कैसे बोले थे, पहला वर्ड कब बोला था, सेंटेंसेस कब बोलने स्टार्ट किए थे, ये सब अर्ली चाइल्डहुड में आता है। मिडल चाइल्डहुड में आता है टॉयलेट ट्रेनिंग, कि उसने ब्लेडर होल्ड करना कब सीखा था, तो ये सब तब आता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या आता है कि बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है, सभी सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ये सब आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? पर्सनल हिस्ट्री के अंदर हमारी आती हैं। फिर हमारा लास्ट आता है प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी। सबसे पहले बात करते हैं प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी रेफर्स टू पर्सनैलिटी प्रायर टू बिगिनिंग ऑफ मेंटल इलनेस। तो कोई भी मेंटल इलनेस स्टार्ट होने से पहले पेशेंट की क्या पर्सनैलिटी रही थी, तो वो सब क्या होता है? प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी की बात करें तो सोशल रिलेशनशिप्स, पेशेंट के सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आईपीआर कैसे मेंटेन करता है वो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, हॉबीज और इंटरेस्ट क्या क्या है पेशेंट के, क्या खेलता है वो, क्या उसको बुक्स रीड करना पसंद है या नहीं, मूड कैसा रहता है उसका नॉर्मली हर टाइम, एंशियस रहता है या बहुत ही एक्साइटेड रहता है, तो ये सब मूड के अंदर आएगा। कैरेक्टर, फैंटेसी लाइफ, लाइफ में कुछ फैंटेसीज हैं उसकी, हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं उसकी, स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं उसकी, तो ये सब हमारे प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी बुक से भी इसको रीड करते हैं हम अभी इसको। तो ये जो बुक है ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, नीरज आहूजा साइकेट्री की बुक है। इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है हिस्ट्री और हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छे से हमें दे रखा है। नीरज आहूजा बुक है, ठीक है। तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ ये, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या है हमारा, इट इज बेस्ट टू स्टार्ट the interview by obtaining some identification data which may include name। तो ये आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या क्या इंक्लूड होगा? नेम होगा, ठीक है, एज होगा, सेक्स होगा, मैरिटल स्टेटस होगा, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम कितनी है, रेजिडेंशियल एंड ऑफिस एड्रेस, रिलीजन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। It is useful to record the source of referral of the patient. In medico-legal cases, in addition, 2 identification marks should also be recorded. ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात थी। अगर मेडिको लीगल केस है तो हमें 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे पेशेंट के। दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेंट की बात करते हैं। इन्फॉर्मेंट में क्या होगा, since sometimes the history provided by the patient may be incomplete due to factors such as absent insight or अनकोऑपरेटिवनेस। हो सकता है पेशेंट अनकोऑपरेटिव हो या उसकी इनसाइट एब्सेंट हो, तो इस वजह से वो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, इनकम्प्लीट हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द हिस्ट्री फ्रॉम पेशेंट रिलेटिव और फ्रेंड्स हु एक्ट एज इन्फॉर्मेंट्स एंड sources of colorectal information. It is important to take the patient consent before taking this collateral history unless the patient does not have capacity to consent, ठीक है। अगर पेशेंट कंसेंट देने की हालत में है तो हमें उसको बताना होगा कि हम आपके किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव से आपके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो कैन वी आस्क, वी हैव टू टेक द कंसेंट, ओके। और अगर उसकी इंसाइट वगैरह प्रेजेंट नहीं है, वो इस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हिसाब से भी पेशेंट से पूछ सकते हैं, पेशेंट के रिलेटिव से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, द
Informant's identification data should be recorded along with their relationship to the patient, whether they stay with the patient or not, and the duration of stay together, कब से उनके साथ रह रहे हैं. Finally, a comment should be made regarding the reliability of the information provided. मैंने बताया था ना अभी priorly. The reliability of the information provided by the informant should be assessed on the following parameter. क्या क्या पैरामीटर्स हैं कि जो पेशेंट मतलब इन्फॉर्मेंट ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रिलायबल है या नहीं, उसको असेस कैसे करेंगे. तो रिलेशनशिप विद पेशेंट कैसी है, इंटेलेक्चुअल एंड ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी कैसी है इन्फॉर्मेंट की, फैमिलियरिटी विद द पेशेंट एंड लेंथ ऑफ स्टे विद द पेशेंट, कब से वो रह रहा है पेशेंट के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है. डिग्री ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग द पेशेंट, क्या वो सच में मतलब उसको कंसर्न है या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, फॉल्स चीजें हमें दे रहा है जिससे कि हम उसका ट्रीट नहीं कर पाए पेशेंट को. तो ये सब भी हमें देखना है. द सोर्स ऑफ रेफरल often provide valuable information regarding the patient condition. Source of referral मतलब जैसे कि कुछ लेटर्स हैं जो पेशेंट के हैं, कोई डायरी है हमारे पेशेंट की जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने पेशेंट के रिगार्डिंग विद कंसेंट. हम पेशेंट से पूछ सकते हैं क्या हम आपकी डायरी दे सकते हैं, क्या हम आपके पिक्चर्स देख सकते हैं, जिससे कि हम कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डायग्नोसिस देख सकते हैं हमारी पेशेंट कंडीशन के लिए. चीफ कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर. द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और रीजंस फॉर कंसल्टेशन शुड बी रिकॉर्डेड. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऐसे रीजंस की पेशेंट को कंसल्ट करने का नीड क्यों हो रहा है, वो सारे रीजंस हम चीफ कंप्लेंट्स के अंदर डालेंगे. बोथ द पेशेंट एंड द इंफॉर्मेशन वर्जन शुड बी रिकॉर्डेड. पेशेंट ने क्या बोला है, इन्फॉर्मेंट ने क्या बोला है, बोथ विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. ठीक है. इफ द पेशेंट हैज नो कंप्लेंट्स दिस फैक्ट शुड ऑल्सो बी नोटेड. अब मान लो पेशेंट हमें बोल ही नहीं रहा है कि वो बोल रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो दिस ऑल्सो हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड. हमें लिखना पड़ेगा जब हम हिस्ट्री ले रहे हैं ना कि पेशेंट इज सेइंग दैट आई एम ऑल राइट. ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द पेशेंट ओन वर्ड्स एंड टू नोट द ड्यूरेशन ऑफ ईच प्रेजेंट कंप्लेंट. सम ऑफ द एडिशनल पॉइंट विच शुड बी नोटेड इंक्लूड ऑनसेट ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ड्यूरेशन, कोर्स, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, प्री पिचुएटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर. ठीक है, ये सब हमें लिखना पड़ेगा. अब नाउ नेक्स्ट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या आता है, व्हेन द पेशेंट वाज लास्ट वेल और एसिम्प्टोमेटिक शुड बी क्लियरली नोटेड. ठीक है, दिस प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनसेट एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ इलनेस. Establishing the time of onset is really important as it provides clarity about the duration of illness and symptoms. The symptoms of the illness from the earliest time at which a change was noticed until the present time should be narrated chronically. जैसे कि मैंने बताया था chronological order में हमें ये सबको बताना होता है. ठीक है. The chief complaint should be expanded. In particular, any disturbances in physiological functions such as sleep, appetite, sexual functioning should be inquired. ये हमें बताना है अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत कम सो रहा है, नहीं सो पा रहा है, उसको भूख ज़्यादा लगने लगी है, भूख नहीं लग रही है, तो we have to tell about all this to the consultant. One should always inquire about the presence of suicidal ideation. और हम प्रेजेंट हिस्ट्री में सुसाइडल आइडियाज के बारे में भी पूछेंगे पेशेंट से कि उसको कोई थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं सुसाइड करने का, ऐसा करके. ठीक है. आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म, आइडियाज ऑफ हार्म टू अदर्स, वी विल सी इन डिटेल ऑल्सो. It also is essential to consider and record any important negative history. Negative history such as history of alcohol, drug use in new onset psychosis. ठीक है, तो ये सब के बारे में भी हम पेशेंट से पूछेंगे. ओके. पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में क्या है, any history of any past psychiatric illness should be obtained. ठीक है. A past history of any serious medical or neurological illness, surgical procedure, एक्सीडेंट और हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी ऑब्टेन. द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट रिसीव, कोई एलर्जी तो नहीं हुआ था पेशेंट को, ये सब हमें देखना है. ठीक है, ये एक लाइफ चार्ट है. लाइफ चार्ट में हम बहुत कुछ देखते हैं. एक जगह पे एज लिखते हैं, इस एज में उसको क्या फेस करने को मिला था, इस एज में उसको क्या फेस करने को मिला था, कोई बीमारी हुई थी तो क्या बीमारी हुई थी, किस एज में बीमारी हुई थी, ये सब हम देखेंगे. और ट्रीटमेंट दिया था तो मतलब क्या ट्रीटमेंट दिया था वो भी हम लिख सकते हैं. और रेगुलर कैनाबिस यूज भी हम मतलब क्या कोई सब्सटेंस यूज किया था उस दौरान उसने, ऐसा कुछ है. मतलब लाइफ चार्ट के अंदर हम एक चार्ट की फॉर्म में चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं जिससे कि हम इजीली चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं. वो सेम हिस्ट्री टेकिंग के जैसे है. हिस्ट्री टेकिंग में हम लिखते हैं चीज़ों को, लाइफ चार्ट में हम क्या करते हैं, एक चार्ट के रूप में हम चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से लिखते हैं जिससे कि हम इजीली एक जगह पे सारी चीज़ों को पा करके कोरिलेट कर सकते हैं पेशेंट के कंडीशन को. ठीक है. ट्रीटमेंट हिस्ट्री में क्या आएगा हमारा, एनी ट्रीटमेंट रिसीव्ड इन प्रेजेंट और प्रीवियस एपिसोड,
शुड बी आस्क्ड अलोंग विद हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट अडहेरेंस, कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट को फॉलो किया या नहीं, उसका रेस्पॉन्स क्या था ट्रीटमेंट से, ठीक है, कोई एडवर्स इफेक्ट वगैरह हुआ या नहीं। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ साइंस और सिंबल्स हैं वी हैव टू लर्न, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया था ना, ये सब क्या है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इस टाइप से हम बना सकते हैं। फीमेल को, मेल को, सेक्स अननोन को ऐसे ऐसे। अगर किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसको पूरा ये कलर्ड कर देंगे हम इसको बॉक्सेस को, तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये डेथ के लिए है, ये स्पेशल इमोशनल अटैचमेंट के लिए है, ठीक है, ये मिस कैरियर्स के लिए है, ये अनमैरिड के लिए है, ये सेपरेशन या डिवोर्स के लिए है, ये जाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, चाइल्ड अडॉप्टेड आउट ऑफ फैमिली, चाइल्ड अडॉप्टेड इनटू फैमिली, ये जैसे मैंने पहले बताया वही सब है, ठीक है। तो ये सब है। पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री की बात करते हैं तो पेरिनेटल हिस्ट्री, डिफिकल्टीज इन प्रेगनेंसी, कोई प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी तो नहीं आया था, फुल टर्म बेबी था, प्री टर्म था, ठीक है, ये सब हमें पूछना है, ठीक है, ओके। कोई मेडिकेशन तो नहीं लेती थी मदर, कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ था, उनको कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, ये सब हम पूछेंगे। बच्चे का एपगार स्कोर बर्थ होने के बाद क्या था, बच्चे ने क्राई कब किया था, इमीडिएट क्राई था या डिलेड क्राई था, ठीक है, ये सब हमें पूछना है। चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम क्या पूछ सकते हैं, वेदर द पेशेंट वाज ब्रॉट अप बाय मदर और समवन एल्स, क्या मम्मी ने उसका देखभाल किया था जब वो छोटा था, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी हुई थी या नहीं हुई थी, ये सब हमें देखना है, ठीक है। एजुकेशनल हिस्ट्री की बात करें तो द एज ऑफ बिगिनिंग एंड फिनिशिंग फॉर्मल एजुकेशन, मतलब उसने पढ़ाई कब स्टार्ट किया था, स्कूल जाना कब स्टार्ट किया था, ये सब के बारे में हमें पूछना है। प्ले हिस्ट्री के बारे में हमें पूछना है कि वो किस टाइप के गेम्स वगैरह खेलते हैं, कौन सी स्टेज पे कौन से गेम्स खेलते हैं। प्यूबर्टी की बात करें तो मिनार्क वगैरह के बारे में पूछना है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पूछना है, ठीक है, ये सब हमें पूछना है। मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की बात करें तो रेगुलरिटी है या नहीं जो मेंसेस आते हैं उसमें, लेंथ ऑफ ईच साइकिल कितनी है, एनी एबनॉर्मेलिटी, कोई पेन होता है क्या, कोई अबॉर्शंस वगैरह हुए हैं या नहीं, ये सब हम पूछेंगे। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने वर्क कब स्टार्ट किया था, जॉब कब स्टार्ट किया था, क्या कोई जॉब चेंज किया है तो उसका रीज़न क्या है, ये सब हमें पूछना है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी, जिसको हम PMP बोलते हैं, ठीक है। PMP में हम क्या देखते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यूज ऑफ लेजर टाइम, मतलब जब उनका फ्री टाइम होता है तो उसको कैसे यूज करते हैं, प्रीडोमिनेंट मूड उनका कैसे है, वो ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं है, एंजाइटी रहती है उनको हर टाइम, मतलब कैसा मूड रहता है हर टाइम। एटीट्यूड टू सेल्फ एंड अदर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंट है या नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस है या नहीं है। एटीट्यूड टू वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीजियस बिलीफ एंड मोरल एटीट्यूड, फैंटेसी लाइफ, सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं या नहीं, हैबिट्स, फूड हैबिट्स कैसी हैं, कोई सब्सटेंस यूज करते हैं क्या, स्लीप हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, ड्रग वगैरह यूज करते हैं क्या, ये सब आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये सारा मैंने बुक से भी आपको पढ़ा दिया, अगर बुक का लिंक चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी आपको मेरी मतलब नीरज आहूजा बुक का जो लिंक है वो दे दूंगी। अगर मुझे कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, आपको क्या लगता है कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू विल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।